टेक्निकल चैनल यूनिक स्टडी पर एक बार फिर से साथियों आपका स्वागत है। साथियों आज हम अन्नफल का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर हैं, उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप देख रहे हैं ये अन्नफल का प्रीवियस ईयर पेपर है जो इलेक्ट्रिशियन का है, क्योंकि अभी अन्नफल में भर्ती आई है। इससे संबंधित आपका क्या प्रीवियस ईयर पेपर की तलाश करेंगे तो हम अन्नफल का प्रीवियस ईयर पेपर है। ये जो पेपर है ये मेरे मित्र ने RTA के द्वारा मंगाया है, आप भी मंगवा सकते हैं RTA लगाकर। ये अमन साहू का पेपर है, हम उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं अन्नफ। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करने शुरुआत कर लेते हैं। तो साथियों सिलेबस देख लेते हैं। इसके अंदर क्या साथियों 150% आते हैं। इसमें से क्या आपके 100% तो आपके जो ट्रेड से संबंधित है उसके आते हैं, और 50% आपके क्या है नॉन टेक के आते हैं। इन 50% के अंदर साथियों आपके 10 मैथ के आते हैं, 10 रीजनिंग के आते हैं, 10 इंग्लिश के आते हैं, 10 आपके करंट अफेयर के आते हैं, और 10 आपके के जीके से संबंधित। इस प्रकार ये 50 का पैटर्न रहता है, और इसके अंदर प्रत्येक पर्सन 1 नंबर का होता है और 150 नंबर का पेपर होता है। और इसकी मेरिट लगभग ठीक ही जाती है साथियों, 100 नंबर की हर बार मेरिट जाती है, पिछली बार इसे ही गई थी। तो इस और ये पेपर हम सोल्यूशन करने वाले हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। चलो साथियों पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। एक रेल इंजन का दूषित मोटर बदलना है, किस प्रकार के मोटर का चयन करेंगे साथियों। तो रेल इंजन के अंदर क्या है, ज़्यादा टॉर्क और ज़्यादा गति वाली मोटर की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी कौन सी मोटर है, तो ऐसी क्या सीरीज मोटर है जो क्या है अपन रेल इंजन के अंदर यूज़ करते हैं साथियों। डीसी शंट मोटर के स्थिर गति वाली मोटर उसका वहाँ पर प्रयोग करते हैं। डीसी विभेदिक मोटर का उपयोग हम ऐसे नहीं करते सामान्य प्रयोग के लिए। इस क्वेश्चन से संबंधित इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं साथियों। सेकंड देख लीजिए, स्टेपर मोटर में प्रयोग किए जाने वाले रोटर कौन सा होता है। कौन सा होता है, सेलिएंट प्रकार का होता है, स्थायी चुंबक प्रकार का, लेमिनेटेड प्रकार का, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो स्टेपर मोटर है उसका जो रोटर होता है वो क्या है, स्थायी चुंबक से चुंबकित रोटर होता है। इसके अंदर ये प्रयोग किया जाता है। साथियों जो सभी प्रकार के रोटर हैं वो सभी क्या लेमिनेटेड प्रकार के होते हैं। क्यों, क्योंकि एडी करंट लॉस को बचाने के लिए और प्रयोग के लिए इसके यूज किया जाता है। तो ये स्थायी चुंबक प्रकार का होता है। इसकी सुन के बारे में जितनी जानकारी। नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं साथियों। अल्टरनेटर की आवृत्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। तो अल्टरनेटर की आवृत्ति किससे नियंत्रित की जा सकती है, प्राइम मूवर के द्वारा, पोलों की संख्या, या एक्सेटर, या उपयुक्त में से सभी। तो साथियों जो अल्टरनेटर की आवृत्ति है वो सभी से नियंत्रित की जा सकती है। नहीं, ये सभी की ऑप्शन सही है, क्योंकि आप देख लीजिए अल्टरनेटर की फ्रिक्वेंसी बराबर क्या होता है साथियों, अब बराबर क्या होगा, Pn × 120 होता है। तो साथियों पोलों की संख्या और घूर्णन गति दोनों बदलने से बदल सकता है, और इसके साथ ही एक्सेटर की जो एक्साइटेशन वोल्ट है उससे बदल सकते हैं। इस क्वेश्चन से संबंधित इतने जानकारी। नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं साथियों। चल लोहा धारामापी में निम्न में से कौन सी अवमंदक प्रणाली अपनाई जाती है। तो उसके अंदर क्या है, वायु अवमंदक प्रणाली प्रयोग की जाती है। इसके साथ ही जो अवमंदक प्रणाली, इसके साथ एक नियंत्रित प्रणाली यूज की जाती है, क्योंकि जो भी सारे मीटर हैं उसके अंदर क्या 3 प्रणालियाँ यूज की जाती है। पहली प्रणाली साथियों आपको क्या विक्षेपक प्रणाली प्रयोग है, जिसके द्वारा संकेतक चलता है। उसके बाद में नियंत्रण प्रणाली प्रयोग है, जिसके नियंत्रण करता है। तो चल लोहा प्रकार के यंत्र में कौन सी प्रयोग की जाती है, तो ये गुरुत्वीय नियंत्रण प्रणाली प्रयोग। उसके बाद क्या अवमंदन प्रणाली यानी डैम्पिंग फोर्स प्रयोग की जाती है। किसके लिए, जो नियंत्रण प्रणाली और एक विक्षेपक प्रणाली उन दोनों को क्या कंपन होते हैं उसके अंदर संकेतक के अंदर, उसको नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाती है। कौन सी अवमंदक प्रणाली, तो इसके अंदर क्या वायु अवमंदक प्रणाली और जो गुरुत्वीय क्या है नियंत्रण प्रणाली यूज की जाती है। द्रव्य अवमंदक प्रणाली, तो ये क्या प्रणाली उस यंत्र में प्रयोग की जहाँ पर क्या स्थायी प्रकार से उसे लगा कर रखते हैं, जैसे कि क्या पैनल बोर्ड पर रखते हैं। उसके बाद क्या एडी करंट अवमंदक प्रणाली, एडी करंट अवमंदक प्रणाली उसमें प्रयोग की जहाँ पर क्या स्थायी चुंबक का यूज किया जाता है। विस्फोटक ये कोई अवमंदक प्रणाली नहीं होती। इसी क्वेश्चन से संबंधित इतनी जानने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथी। 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, किसी ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या नेगेटिव है तो उसका क्या पावर फैक्टर क्या होगा। तो साथियों तभी क्या वोल्टेज रेगुलेशन जब नेगेटिव होता है, अर्थात क्या जो दी गई वोल्टेज है उससे अधिक आउटपुट के अंदर वोल्टेज मिले, उसका क्या पावर फैक्टर हमेशा क्या अग्रगामी होता है। अग्रगामी होता है। पश्चगामी कब होगा, जब आपका लोड इंडक्टिव हो, और अग्रगामी कब होगा, जब आपका लोड कैपेसिटी प्रकार का हो, तब इसमें क्या है नेगेटिव और पॉजिटिव थे। इस क्वेश्चन के संबंधित इतनी जानकारी। नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं साथियों। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एम्पलीफायर की कौन सी क्लास में सबसे अधिक विकृति होती है। तो ये कौन सी क्लास होती है, तो साथियों ये क्लास C होती है, जिसमें क्या सबसे ज़्यादा विकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं साथियों। फुल लोड पर उच्चतम पावर फैक्टर वाली सिंगल फेज प्रेरण मोटर किस प्रकार की है। तो ये कौन सी कैपेसिटर रन, अर्थात क्या डबल कैपेसिटर वाली मोटर, या इस मोटर को कह सकते हैं कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर प्रकार की, जिसका क्या पावर फैक्टर उच्चतम होता है। ये क्या है, लोड को क्या 25% अतिरिक्त लोड हो तो उसे भी वहन कर सकती है। शेडेड पोल मोटर क्या उसका क्या क्या पावर फैक्टर कम होता है, इसका यूज हम नहीं कर सकते। कैपेसिटर स्टार्टिंग अंदर इसका कम होता है, और स्प्लिट फेज का भी कम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं साथियों। वाटर कूलर में किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो वाटर कूलर के अंदर कौन सी प्रयोग की जा सकती है, कैपेसिटर स्टार्ट, यूनिवर्सल स्थायी कैपेसिटर, या शेडेड पोल मोटर। तो साथियों इसके अंदर क्या कैपेसिटर स्टार्ट मोटर यूज की, यूनिवर्सल मोटर यूज जहाँ पर क्या गति की आवश्यकता अधिक हो, जैसे सिलाई मशीन, ग्राइंडर के अंदर, मिक्सर के अंदर प्रयोग करते हैं। स्थायी कैपेसिटर मोटर है ये अपन क्या छत के पंखे के अंदर यूज करते हैं। शेडेड पोल मोटर वहाँ पर जहाँ पर क्या टॉर्क कम आवश्यकता हो। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत पंखे में कैपेसिटर लगाने का उद्देश्य क्या होता है। घूर्णन गति को बढ़ाना,
गति को नियंत्रित करना, फेज अंतर पैदा करना या पंखे में दोष होने से रोकना। तो साथियों जो पंखे के अंदर जो कैपेसिटर लगाने का उद्देश्य है वो क्या है, अपन का फेज अंतर पैदा करना या कह सकते हैं पावर फैक्टर सुधारना। जब इसके अंदर साथियों हम दो वाइंडिंग प्रयोग करते हैं, एक मेन वाइंडिंग और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग। इन दोनों के अंदर क्या है, फेज अंतर से ही मोटर के सिंगल फेज स्टार्ट होती है। इसी उद्देश्य से अगर इसके अंदर कैपेसिटर लगा देते हैं, इसमें क्या है जो फेज अंतर है थोड़ा बढ़ जाता है और जिससे मोटर की अच्छी गति कर पाती है। तो इसका उद्देश्य क्या है, फेज अंतर पैदा करना है। इसी क्वेश्चन से संबंधित इतने जाने के नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं साथियों। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक 144 एच बैटरी 8 एम्पियर करंट लगभग कितने घंटे प्रदान कर सकती है। तो साथियों एच यानी एम्पियर और घंटे का गुणनफल बराबर ये इसकी क्षमता होती है। तो अपन को ज्ञात क्या करना, क्षमता इसकी दे रखी है कितनी है, 144 है। और यहाँ पर अपन को क्या है, एम्पियर कितने दे रखे हैं, 8 दे रखे हैं। लेकिन अपन इसके अच पूछा है तो इसके लिए इसके मतलब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 18 8 144 होते हैं। तो ये क्या 18 घंटे तक क्या है, अर्थात ये कि 18 घंटे तक ये बैटरी चल सकती है। इस क्वेश्चन से संबंधित इतनी जानकारी नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं साथियों। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तब क्या होता है। तो साथियों आपको सभी को पता है, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो इस चालक में क्या है, ईएमएफ पैदा हो जाता है। और ये जो उत्पन्न ईएमएफ है ये किस नियम से संबंधित है, तो ये है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से उत्पादित होता है। और इसके जो उत्पादित ईएमएफ है उसकी क्या दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा प्रयोग, फ्लेमिंग का दाएं हस्त नियम यूज करते हैं। इस क्वेश्चन से संबंधित इतनी जानकारी नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं साथियों। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रांजिस्टर चिन्ह में बाहर की ओर इशारा करने वाले तीर क्या कहलाता है। तो ये तीर वाला कौन सा है, एमीटर पर अंदर क्या निशान करते हैं, क्यों करते हैं, तो ये धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं। ये अलग अलग होते हैं। जो पीएनपी होता है इसके अंदर क्या है, जो तीर का निशान है अंदर की ओर जाता है एमीटर पर, और जो एनपीएन है साथी है उसके अंदर क्या है, तीर का निशान बाहर की ओर आता है। तो जिसमें अंदर की ओर तीर का निशान जाता है उसका मतलब कि एमीटर से धारा अंदर की ओर जा रही है, और जिसमें बाहर आता है उससे संबंधित क्या एमीटर से धारा वापसी आ रही है। तो इस क्वेश्चन से संबंधित इतनी जानकारी नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी बाइनरी नंबर 20 को व्यक्त करता है। तो ये 20 जो अपने दशमलव संख्या के अंदर है, ये क्या बाइनरी के अंदर क्या लिखा जाएगा। तो आपको पता है साथियों बाइनरी के अंदर क्या है, 0 और 1 ही प्रयोग करते हैं। उसको ज्ञात करने के लिए क्या है, तो इसके लिए ज्ञात करने के लिए अपन क्या है, जो 20 है इसके अंदर क्या अपन 2 का भाग देंगे, जो शेष पर आएगा वो क्या है दाईं साइड की ओर लिखते चले जाएंगे। इसके अंदर 2 का भाग देंगे, जैसे क्या 2 का भाग देते हैं तो शेष पर इसमें शून्य बच गया तो शून्य लिख दिया। इसके बाद क्या यहाँ पर क्या 10 में भाग गया, यहाँ पर फिर 2 का भाग दे दिया, 2 का भाग देने पर यहाँ पर 5 तक गया और शेष पर क्या है फिर शून्य बच गया। इसके बाद फिर क्या 2 का भाग दिया और यहाँ पर क्या शेष पर क्या है 1 बच गया ना, 4 तक गया, 1 शेष पर बच गया, उसको क्या दाईं साइड पर 1 लिख दिया। इसी प्रकार क्या 2 का भाग फिर से दिया, शेष पर क्या शून्य बच गया और यहाँ पर क्या 1 नीचे 1 तक क्या भाग। इसके बाद नीचे से ऊपर की ओर हम लिखते जाएंगे, नीचे से ऊपर क्या 1 बचा था एक साइड, फिर शून्य बचा था, फिर 1 बचा था, फिर शून्य शून्य बचा था। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, दशमलव संख्या से बाइनरी संख्या। तो ये क्या होगी 10 और 100, ऐसा कोई संख्या है क्या, तो ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ऑप्शन अपन क्या है 3 नंबर एकदम सही दिख रहा है, तो ये इसका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं साथियों। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रांसफार्मर में भंवरदार क्षतियाँ निम्न में से होती है। तो भंवरदार क्षतियाँ कहाँ पर होती है, तो ये एडी करंट क्षति और जो स्टेज दोनों क्षतियाँ क्या ये कोर के ऊपर होती है। तो कोर के ऊपर ये दोनों क्षतियाँ हो जाएगी, इसका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। जो कॉपर क्षति है साथी वो क्या होगी, वाइंडिंग के अंदर होती है। तो ये प्राथमिक लपेट और सेकेंडरी लपेट इन दोनों के अंदर हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं साथियों। 15 नंबर क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसका माप पोटेंशियोमीटर से नहीं किया जा सकता। तो ये पावर का किया जा सकता है या नहीं, विद्युत धारा का किया जा सकता है नहीं, वोल्टेज या प्रतिरोध। तो साथ ही पोटेंशियोमीटर के द्वारा क्या पावर ज्ञात नहीं की जा सकती और बाकी किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं साथियों। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, माइक्रोफोन में किस प्रकार का ट्रांजिस्टर प्रयोग करते हैं। तो माइक्रोफोन के अंदर क्या जो ट्रांजिस्टर प्रयोग करते हैं वो क्या दाब प्रकार का ट्रांजिस्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं साथियों। 17 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस उपकरण के लिए सबसे कम रेटिंग की मोटर की आवश्यकता होती है। तो ये कौन सा है, तो ये बिजली की जो घड़ी आती है ना उसके अंदर क्या सबसे कम क्षमता की मोटर प्रयोग किए जाते हैं। सिलाई मशीन और मिक्सर ग्राइंडर के अंदर आपको पता है अधिक क्षमता की मोटर प्रयोग करते हैं, वो भी कौन सी, यूनिवर्सल मोटर प्रयोग करते हैं। और जो टेबल फैन है इसके अंदर कौन सी प्रयोग करते हैं साथियों, आपको पता है कि कैपेसिटर मोटर यूज करते हैं। इस क्वेश्चन से संबंधित इतनी जानकारी नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, तुल्यकालिक मोटर में निम्नलिखित पर चलती है। तो तुल्यकालिक मोटर किस पर चलती है, एसी सप्लाई, डीसी सप्लाई या एसी डीसी दोनों से, या 3 फेज सिंगल फेज एसी सप्लाई से चलती है। साथियों जो तुल्यकालिक मोटर है वो एसी और डीसी दोनों सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है इसके अंदर। और साथ ही तुल्यकालिक मोटर क्या है, तीनों पावर फैक्टर पर कार्य कर सकती है, इकाई पर कर सकती है, लेगिंग पर कर सकती है, लीडिंग पर कर सकते हैं। इसलिए साथी हम तुल्यकालिक मोटर को पारेषण और उत्पादन के अंदर के पावर फैक्टर सुधारने के लिए यूज करते हैं। तो साथ ही इस क्वेश्चन से संबंधित इतनी इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं साथियों, अगर पोल पिच 8 है, पोलों की संख्या भी 8 है, तो आर्मेचर स्लॉटों की संख्या क्या हो जाएगी, इन दोनों को गुण यानी क्या है पोल पिच और पोलों की संख्या को गुणनफल कर दें, आर्मेचर में प्लॉटों की संख्या यानी स्लॉटों की संख्या आ जाती है, तो इनकी क्या आ जाएगी 64 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं साथियों। वितरित वाइंडिंग में सभी कुंडलियों के लिए क्या समान होती है। तो सभी वाइंडिंग के लिए साथी होती है पोल पिच समान होती है। वितरित वाइंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग के अंदर सभी की पोल पिच क्या होती है, समान होती है। नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं साथ। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 100 वाट 230 वोल्ट
वाले दो लैंपों को 230 वोल्ट श्रेणी में लगाया गया है तो बिजली की खपत क्या होगी। तो साथियों इस प्रकार अगर दी गई लैंपों की जो वोल्टेज है, एक लैंप की अगर लैंपों की एक लैंप की वोल्टेज दोनों लैंपों में अगर वितरित कर दी जाए तो साथियों इसकी जो वाटेज है वो दोनों लैंपों की जो वाटेज है ना साथियों, तो दी गई दोनों की जो अलग अलग वाटेज है उससे आधी हो जाती है। जैसे कि 100 दी गई तो ये कुल 50 ही लेंगे। किस प्रकार लेंगे तो हम देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ इसका बनाकर डायग्राम। तो श्रेणी के अंदर साथियों अपन ने क्या है, दो लैंप लगा लिए हैं। श्रेणी के अंदर साथियों आपको पता ही है कि प्रतिरोध जुड़ते हैं। इस प्रकार इन दोनों को हम पहले प्रतिरोध ज्ञात करें, कितना है 100 वाट 230 वोल्टेज और 100 वाट 230 वोल्टेज। तो आर बराबर क्या होता है मित्रों, अगर पावर दी गई हो तो वी स्क्वायर बटे में पी होता है। इस प्रकार हम सबसे पहले इनका प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 230 बटे में गुणा में 230 बटे में 100 जाए, इस प्रकार के इसका 529 आ जाए। इसी प्रकार दूसरे का भी 529 आ जाएगा। तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा साथियों, तो 1058 हो जाता है। 1058 क्या हो गया, कुल आर टी हो गया। अब पावर दोबारा ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपने वोल्टेज दी गई है और प्रतिरोध दिया गया है, तो इस प्रकार हम क्या वी स्क्वायर बटे में आर कर लेंगे। तो वी स्क्वायर क्या कितना हो जाएगा 230 गुणे में 230 हो जाएगा बटे में, अगर 1058 को अपन क्या है दो भागों में बांट कर लिखे तो 529 गुणे में 2 लिख सकते हैं साथियों। 23 से 529 कटेंगे 23 पर आ जाएगा, और फिर 23 से कटेंगे तो क्या जाए 23 23 से कट जाता है। यहाँ पर ऊपर क्या बच गए 100 बट गए, शून्य यहाँ पर है, शून्य 100 बच गए। इन दोनों काटेंगे तो कितना 50 वाट आ जाए। इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं श्रेणी के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं साथियों। अगर ट्यूबलाइट में चौक नहीं लगाया जाए तो वह क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी साथियों। ट्यूबलाइट के अंदर क्या चौक का कार्य क्या है साथियों, ट्यूबलाइट के अंदर चौक का कार्य स्टार्टिंग अंदर क्या उच्च वोल्टेज पैदा करना और बाद के अंदर क्या धारा को सीमित कर देना। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग अंदर ट्यूबलाइट को 1000 वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ट्यूबलाइट के अंदर चौक लगाना जरूरी। तो ये 1000 वोल्टेज नहीं पैदा कर पाएगी तो ये ट्यूबलाइट नहीं जल पाएगी और ये क्या फ्यूज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं साथियों। एसी के अंदर क्या फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है, एसी के अंदर क्या फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11। और इसी प्रकार के पिक फैक्टर का मान एसी के अंदर कितना होता है 1.414 होता है। इसी प्रकार के आपका औसत मान कितना होता है 0.637 होता है। इसी प्रकार के जो आपका आरएमएस मान कितना होता है साथियों, तो ये होता है 0.707। ये मान आप याद रख लीजिए, किसी भी क्वेश्चन में आ सकते हैं। नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं साथियों। प्रदीप्ति घनत्व की इकाई क्या होती है, तो प्रदीप्ति घनत्व की इकाई क्या होती है, लक्स होती है साथियों। नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं साथियों। आज का अंतिम क्वेश्चन आज हम 25 करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। 250 वोल्टेज से कम की वोल्टता सप्लाई क्या कहलाती है साथियों, तो ये अल्टी कहलाती है, यानी लो टेंशन लाइन कहलाती है। इसी जैसे क्या 250 वोल्टेज से कम लाइन को हम क्या कहते हैं, अल्टी कहते हैं। इसी प्रकार से क्या 250 वोल्टेज से 150 वोल्टेज की लाइन को हम क्या कहते हैं, अम्टी, यानी मीडियम टेंशन लाइन कहते हैं। इसी प्रकार 150 से 2 किलो वोल्ट तक की लाइन को अपन क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम साथियों एचटी लाइन यानी हाई टेंशन लाइन कहते हैं। और इसी प्रकार के 20,000 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज की लाइन को अपन क्या कहते हैं, हाई एक्स्ट्रा लाइन कहते हैं, यानी EHT लाइन को कहा जाता है। इस क्वेश्चन से संबंधित इतनी जानकारी आज के लिए साथियों इतनी, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद।